आज हम EMRS का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका एक महत्वपूर्ण विषय टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। आप चाहे TGT किसी भी विषय के स्टूडेंट हो, आप चाहे PGT किसी भी विषय के स्टूडेंट हो, ये पार्ट से बच नहीं सकते। इस जो विषय है टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे आपका सामना होना ही होना है, चाहे आप TGT किसी विषय से दें या आप PGT किसी भी विषय से दें। EMRS एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इससे पहले की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें जो पूरा सिलेबस था उसको हमने खोलकर बताया था और ये भी बताया था कि ये व्यवस्थित रूप में कैसे है और इसकी कैसे तैयारी करी जाए, कैसा टाइम टेबल बनाया जाए। तो उसी क्रम में यहाँ पे शिवानी का भी कमेंट आया था कि सर बहुत अच्छे से सिलेबस को एनालिसिस करके बता दीजिए कि क्या है क्या नहीं है। तो वहीं पे हम जो फर्स्ट पेपर है ये ध्यान रखिएगा, ये TGT वालों के भी में आएगा और PGT में भी आएगा, ये दोनों में आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से है और ये कैसा टीचिंग एप्टीट्यूड है कि जो फर्स्ट वाला है, हम या TGT की बात करें तो TGT में जो आपका पहला टीचिंग एप्टीट्यूड है ये आ रहा है 10 नंबर का। कितने का आ रहा है? 10 नंबर का। और जो विषय के साथ में लग के आ रहा है ये कितने नंबर का आ रहा है? 10 नंबर का। और जो NEP में लग के आ रहा है ये कितने नंबर का आ रहा है? 3 नंबर का। कितने का है? 3 नंबर का। जो पिछली वीडियो में हमने पूरा सा एनालिसिस किया था उसके हिसाब से देखा जाए तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये आपका TGT में आ रहा है 23 नंबर का। कितने नंबर का? 23 नंबर का। और जो PGT है तो उसमें तो ये 10 नंबर का रहेगा, लेकिन जे वाला पार्ट उन्होंने कर दिया है 5 नंबर का और NEP कर दी है 5 नंबर की। तो 5 5 10 और 10 20। तो आपका PGT है उसमें क्या आएगा? टीचिंग एप्टीट्यूड कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का आएगा PGT में। तो अब सभी के लिए अनिवार्य है, कोई इससे बच नहीं सकता और तैयारी सभी लोग शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप इस पोर्शन से तैयारी शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं आप पढ़ने के तरीके, समझने के तरीके, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सीखने वालों की विशेषताएं। आप कौन हैं? आप तो सीखने वाले हैं, तो कुछ विशेषताएं आपकी होनी चाहिए। तो जब आप इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि वास्तव में वो विशेषताएं आपके अंदर हैं या नहीं है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे किस पे करेंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस के बारे में। तो इन्होंने पहला टॉपिक दिया है शिक्षण। शिक्षण का मतलब आप जानते हैं, पढ़ाना, जहां पे क्या होता है, एक कम ज्ञान वाला व्यक्ति होता है और दूसरा अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति होता है। जो अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति होता है वो कम ज्ञान वाले व्यक्ति को पढ़ाता है। क्या आपको लगता है कोई किसी को पढ़ा सकता है? जब आप शिक्षण को एंथेटिक बुक से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपने सिलेबस देख लिया, मार्केट में गए, कोई भी बुक खरीदी, उससे पढ़ना शुरू कर दिया, बात नहीं बनेगी। जो इसकी बेसिक किताबें हैं, मूल किताबें हैं, संदर्भ ग्रंथ हैं, वहाँ साफ लिखा है कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता, केवल मोटिवेट कर सकता है। ठीक उसी तरीके से जब नल में पानी चला जाता है तो उसका पानी दोबारा ऊपर लाने के लिए उसमें थोड़ा पानी डाला जाता है और इसके सहारे से वो पानी को निकाल लिया जाता है। वही काम टीचर का शिक्षण के माध्यम से होता है कि शिक्षण में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे को थोड़ा सा मोटिवेट कर देता है, गाइड कर देता है और वो व्यक्ति अपने काम को शुरू कर देता है। तो अभी तो हम इसको केवल समझ रहे हैं, बाद में डीप तरीके से पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक शिक्षण। क्या पढ़ना है? शिक्षण। टीचिंग क्या होती है। अब दूसरा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। मैंने बताया एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक दूसरे को क्या कर रहा है, जो अधिक पढ़ा लिखा है वो कम वाले को क्या कर रहा है, ज्ञान दे रहा है और इसके उसको सिखा रहा है। और सबसे खास बात क्या है, वहां एक जादूगर की भूमिका में है। वो किसकी भूमिका में? जादूगर की, जो रंगमंच पर आता है, जादू दिखाता है और चला जाता है। विशेषताएं, टीचिंग की विशेषताएं क्या होती हैं, शिक्षण की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। अगली चीज क्या पढ़ेंगे? उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है कि उससे पहले उस काम को करने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जब आपने उसको सीख लिया और सीखने के बाद क्या हुआ, आपका व्यवहार अपने आप से क्या हो गया, चेंज हो गया और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आई। और इसमें होता क्या है, आप देखिए, जैसे एक आप वीडियो देखी थी मैंने, तो उसमें क्या हो रहा था कि एक मगरमच्छ जो था नदी किनारे पे लेटा हुआ था। तो जब पहला व्यक्ति आया वो उस मगरमच्छ को देख के पीछे हट गया, डर गया। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आया उसने उसकी पूंछ हिलाई और हिलाने के बाद देखा मगरमच्छ पानी के अंदर चला गया। क्या चला गया? पानी के अंदर चला गया। तो ये ट्रेनर का काम था। तो जब आप किसी चीज को सीखते हो तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है, आपका व्यवहार का
व्यवहार जो है वो परिवर्तन हो जाता है। और इसके साथ साथ इसका उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चे के अंदर की जो शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना। कुछ शक्तियां उसके अंदर सुप्त अवस्था में पड़ी होती हैं, जिनको क्या किया जाता है, शिक्षण के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। होता नहीं है कभी कभी कोई बच्चा घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ता है, अब वो जाने लगा कोचिंग, हो क्या मोटिवेट, अंदर की शक्तियां थी बाहर आ गई। इसके बाद बुनियादी आवश्यकताएं, टीचिंग के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, ठीक है, अगर वो चीजें ना होंगी तो टीचिंग नहीं होगा। जब हम इसको पढ़ाएंगे तो आपको एक एक चीज डीप तरीके से पढ़ाई जाएगी। अभी हमारा उद्देश्य केवल आपको सिलेबस के कीवर्ड समझाना है, क्यों क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। अब आया सीखने वालों की विशेषता, लर्नर्स की विशेषता, जो सीख रहे हैं। तो भाई जो सीख रहा है उसकी भी तो कोई विशेषताएं होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि उसकी कोई विशेषता ही नहीं है, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरीके की क्वालिटी होना चाहिए। जैसा कि प्याजे ने क्या कहा है कि चीनी जो है, अगर गुनगुना पानी है, गर्म पानी है, हल्का गर्म, तो उसमें बहुत जल्दी घुलती है, लेकिन अगर ठंडा पानी है तो उसमें देर से घुलती है। आपका भी यही हिसाब है और सीखने वाले का भी यही हाल है कि क्या है, अगर वो मोटिवेट है तो जल्दी सीखेगा और मोटिवेट नहीं है तो बहुत समय लग जाएगा। अगला है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत से कारक होते हैं, आंतरिक भी हैं, बाह्य भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, हर तरीके के कारक है। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि वो क्या क्या चीजें हैं जो टीचिंग पे इफेक्ट डालती हैं, उनको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अगला है शिक्षण की विधियां या तरीके। आप जब टेट सी टेट देते हैं तो पढ़ते नहीं है, मारिया मोंटेसरी विधि हो गई, ठीक है, डाल्टन विधि हो गई, खेल विधि हो गई, तो ये सब क्या है, बहुत सी विधियां हैं। तो हम यहाँ विधि पढ़ेंगे, पर ध्यान रहे कि यहाँ खेल विधि, मौर्य मोंटेसरी विधि नहीं पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, आपके जो बच्चे हैं वो टीजीटी के हैं, कक्षा 6 से लेके 10 तक के हैं, पीजीटी मैथ्स के ऊपर के हैं। तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप है वो अलग होगा, आपका जो कक्षा 6 वाला बच्चा होगा ये, ठीक है। तो आप यहाँ क्या सीखेंगे, यहाँ कौन कौन सी विधियां हैं। अगला टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी जब आप टीचिंग करते हैं, शिक्षण करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। अब मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास टीचिंग सामग्री क्या है, ब्लैक बोर्ड है, मार्कर है, ठीक है, डस्टर है, तो ये क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री। लेकिन ये आती हैं बेसिक में, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे आप टॉपिक को पढ़ा रहे हो तो टॉपिक के साथ चार्ट होते हैं, फ्लो चार्ट होते हैं, या आप कुछ मॉडल दिखा सकते हैं या डायग्राम दिखा सकते हैं, तो इनको कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे आप बच्चे को महासागर पढ़ाने गए तो महासागर आप ऐसे ही कोई ना पढ़ाओगे, उसके लिए चार्ट भी ला सकते हो, चार्ट ला कर दिखा सकते हो। इस तरीके से एक हल्का सा मॉडल आता है महासागरों का, वो भी आप दिखा सकते हो, जो कि बना हुआ होता है एक बड़ी सी थाली में। तो आप दिखाते हैं कि ये इंडिया है, ये आपका यूरोप है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अफ्रीका है, इस तरीके से ये एशिया है, और यहाँ पे काला सागर है, अराल सागर है, दक्षिणी चीन सागर है। तो इस तरीके से आप उस पूरे उसमें बच्चे को मॉडल के रूप में दिखाते हो। अगला है मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन तो आप जानते ही हैं, आपने बीएड में पढ़ाई होगा, एक होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, जो है मूल्यांकन बहुत बड़ी चीज है, और इसके अंदर क्या होती हैं, दो चीजें, एक क्या होता है आकलन, एक क्या होता है आकलन, और एक क्या होता है मापन। आकलन और मापन को मिला के क्या बनता है, मूल्यांकन। आकलन का मतलब होता है आंकना, यहाँ कोई नंबर नहीं दिए जाते, केवल एक अनुमान लगाया जाता है। ये आपके ग्रेडिंग सिस्टम की तरह होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। कहने का मतलब आप कितने पानी में हैं, कितना आपको आता है, इसका एक मोटा अनुमान जो है वो आकलन कहलाता है। और मापन किसे कहते हैं, जहां संख्या आ जाए, जहां क्या है, संख्या आ जाए। मान के चलो दूध वाला दूध लेके आया, अब उसने आपको दूध दिया, अगर उसने लीटर से नाप के दिया जो कि 1 लीटर का है तो ये हो जाएगा मापन, और अगर उसने आपको ऐसे ही दे दिया, अंदाज नहीं लगा कितना है, तो ये हो जाएगा आकलन। आप क्या करते हो, बच्चे को देख के अनुमान लगा देते हो कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है या ये अच्छे नंबर लाया है। अगर अच्छे नंबर लाया है तो ये हो गया मापन, और अगर उसका एक अंदाज लगा रहे हो आप तो ये क्या हो गया आकलन। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, मूल्यांकन। जैसे बोर्ड एग्जाम होते, अरे आपका बीएड ही हुआ है तो बीएड में कुछ तो आपके पेपर हुए हैं, कुछ प्रैक्टिकल हुए हैं, कुछ टीचिंग हुई है, कुछ क्या हुए हैं, वो रंगोली प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, और पता नहीं कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई हैं, वो सब आ जाती हैं आपकी आकलन में। और जो आप पेपर दे के आते हो वो किस में जाता है, मापन में। और कमेंट करके बताना कि आप लोग जो टीचिंग करे थे बीएड में वो किस में आती है, मापन में, आकलन में। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें क्या है, शिक्षण है, सीखने वाले की विशेषता, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण की विधियां, शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली। तो ये आपका क्या हो गया।
और जो लोग राजकीय इंटर कॉलेज से या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से बीएड करे होंगे वो तो ये सब पढ़ के ही आए होंगे। समस्या तो बस उनकी है कि जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से बीएड किया है या वो बीएड करे तो हैं लेकिन वो कभी मतलब पेपर के अलावा कभी पढ़ने नहीं गए, उनको बस प्रॉब्लम आएगी वरना नहीं आएगी। अब जो दूसरा पार्ट है इसी टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये आपके विषय के साथ लगा है। किसके साथ लगा है? विषय के साथ। मैं ये बहुत अच्छा काम इन्होंने ये करा कि अपनी बात स्पष्ट कर दी। स्पष्ट ये कर दी कि वो 10 नंबर में केवल 2 ही टॉपिक पूछ रहे हैं। एक तो पूछ रहे हैं अनुभवात्मक गतिविधि आधारित शिक्षण। ये अनुभवात्मक गतिविधि आधारित शिक्षण क्या होता है, इसको मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे मैंने पिछली बार समझाया था, जैसे आप बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए आप बच्चे को वाटर पढ़ा रहे हैं, पानी पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? पानी। तो एक तरीका तो ये कि आप आए, आपने बताया पानी ये होता है, इसका सूत्र ये होता है, ये इसका ये होता है, इसका वो होता है, ये होता है, वो होता है, बात खत्म। तो अनुभवात्मक गतिविधि आधारित क्या होता है कि आपने बच्चे को क्लास में उठाया, खड़ा किया। हाँ भाई, मतलब बच्चे सारे बैठे हुए हैं, आप क्लास में आ गए, बेटा ये बताओ जो हम लोग पानी पीते हैं ये कहाँ से आता है? सर हम बताएं? हाँ बताओ। ये पानी जमीन के अंदर से आता है। हम कैसे मान लें जमीन के अंदर से आता है? ऊपर से भी तो आता है। टीचर ने बच्चे को कंफ्यूज कर दिया। अब बच्चा अपना दिमाग लगा रहा है और दिमाग के साथ अपने अनुभव लगा रहा है। हाँ सर कह तो सही रहे, पानी ऊपर से भी आता है और नीचे से भी निकलता है। तब टीचर क्या होता है, उसे पढ़ाता तो है लेकिन जब वो विद्यालय आता है तो आने के साथ अपने कुछ अनुभव लेकर आता है। उन अनुभवों के साथ ज्ञान को जोड़कर जो उसको सिखाया जाता है उसको कहते हैं अनुभवात्मक गतिविधि आधारित शिक्षण, जिसमें टीचर का अनुभव भी लगता है और बच्चे का अनुभव भी लगता है। आपको याद क्यों नहीं होता? आपको पढ़ने के बाद आप क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि जो आप पढ़ते हो उसको अपने पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ते, उसको आप अपने अनुभवों से कनेक्ट नहीं करते। अगर आप उसको अपने अनुभवों से कनेक्ट कर लो तभी वो आपको क्या हो जाएगा, बहुत आसान समझ में आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे जो लोग शास्त्रीय संगीत को सुनकर बहुत मजा लेते हैं, तो ये वही लोग होते हैं जिनके पुराने अनुभव, जिनकी पुरानी नॉलेज, जिनकी पुराने वास्ता जो है वो किसी शास्त्रीय संगीत से पढ़ा है या ऐसे घरानों से पढ़ा है कि जो शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान रहे हैं, तभी तो उनको समझ में आएगा। जैसे मेरा छोटा भाई क्रिकेट को देखता है, बहुत शौक से देखता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट खेलता भी है, क्रिकेट को समझता भी है, उसे मजा आता है। पर मैंने तो क्रिकेट नहीं खेला कभी भी, ना मुझे क्रिकेट समझ में आता है और तो मुझे देखने में मजा भी नहीं आता। ये ठीक वैसे ही है कि आप पढ़ लिए, बेकार हो गई, लेकिन जब उसके साथ उसके अनुभव जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, आपको मजा आने लगता है। तो एक बात तो समझ में आ गई, कितना बढ़िया काम किया कि बच्चे को विषय तो पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाना है, उसे उसके अनुभव के साथ और अपने अनुभव के साथ और जो और अनुभव हैं उनके साथ जोड़कर आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। भाई टीचर क्या करता है, एक अनुभव तो अपने ऐड कर देता है, बच्चे को अच्छा समझ में आता है, या बच्चे के अनुभव ले लेता है, बच्चे को अच्छा समझ में आता है, या किसी थर्ड पर्सन के। उस थर्ड पर्सन का नाम ही क्या होता है, केस अध्ययन, यानी केस स्टडी। क्या होता है? केस स्टडी। टॉपिक तो आप पढ़ा रहे हो लेकिन उसको किसी तीसरे के माध्यम से, किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम से। अगर आप देखते हो वीडियो में तो क्या होता है कि कैसी कुछ वीडियो होती है जहां किसी एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, उसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसे कहते हैं केस अध्ययन या केस स्टडी। क्या कहते हैं? केस स्टडी। यानी टॉपिक तो पढ़ाया जाएगा लेकिन उसको रिसर्च के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। जैसे अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ी आफत क्या है? सबसे बड़ी आफत है ग्लेशियरों का पिघलना। जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। तो यहाँ पे जो सोनम वांगचुक करके आपने नाम सुना होगा, जो 3 इडियट मूवी आई थी, उसका जो किरदार जिनसे लिया गया है सोनम वांगचुक, तो सोनम वांगचुक ने यही किया है, एक ऐसी चीज आविष्कार करी है, इस तरीके से एक तरीके से एक विधि बनाई है जिसके द्वारा वो कृत्रिम ग्लेशियर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कृत्रिम ग्लेशियर बनाते हैं। तो कृत्रिम ग्लेशियर बनाने से क्या होता है कि पानी को, जो बहुत ज्यादा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम हो रही है, वो कमी दूर हो जाती है। पता लगा जाड़ों में बहुत से ग्लेशियर बना के रख दिए शंकु के आकार के, और जब गर्मी का मौसम आया तब उस पानी का उपयोग क्या कर रहे हैं। अब पानी के बारे में पढ़ाना है तो केस स्टडी के रूप में उनके बारे में पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप वाइल्ड लाइफ को पढ़ा रहे हैं या आप पर्यावरण को पढ़ा रहे हैं तो जो महत्वपूर्ण पर्यावरणविद हैं उनका भी थोड़ा सा संदर्भ लेके आप उनको समझाएंगे, तो इसको कहते हैं केस स्टडी आधारित विधि। ये दोनों इतने रोचक तरीके हैं, इतने रोचक तरीके हैं कि बच्चे को पढ़ने में खूब मजा आता है। और इसके बाद जो आपका थर्ड टॉपिक में आ जाता है एनईपी, नेशनल
एजुकेशन पॉलिसी। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे देखिए, अगर आपका सुसंगत सब्जेक्ट है यूजी और पीजी में, तो एक बात तो तय है कि आपका फार्म दोनों में पड़ेगा। जैसे मेरा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है, ठीक है। तो अब मान के चलिए जिसका सब्जेक्ट जो संस्कृत है वो क्या करेगा, टीजीटी संस्कृत, ईएमआरएफ टीजीटी संस्कृत लगाएगा और क्या, पीजीटी संस्कृत। ऐसी स्थिति में उसे डबल फायदा ये मिलेगा कि जो फर्स्ट पेपर वाले नंबर हैं वो सेम चलेंगे उसके लिए। बस डिफरेंट थोड़ा सा ये पड़ जाता है कि फर्स्ट पेपर जो टीजीटी का है वहां रीजनिंग 10 नंबर की है और जो पीजीटी का है वहां रीजनिंग 20 नंबर की है। अब भाई पता नहीं उनकी क्या समझ में आया कि पीजीटी वालों के लिए रीजनिंग बढ़ा दी। शुक्र मनाओ मैथ नहीं बढ़ाया, अगर मैथ बढ़ाते तो और चक्कर में पड़ जाते। तो अच्छी बात यही करी कि उन्होंने वहां पे क्या रीजनिंग बढ़ा दिया और अपना सब्जेक्ट थोड़ा बढ़ा दिया। टीजीटी में क्या है 3 लैंग्वेज आती हैं, पीजीटी में क्या है केवल 2 लैंग्वेज क्वालिफाई करना है। तो इस तरीके से ये क्या है आपका ईएमआरएफ टीजीटी और पीजीटी का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या है सिलेबस है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कहां से पढ़ें क्या पढ़ें, सब आपको क्लियर कराया जाए।